बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचार। हमने राजा राम मोहन रॉय का परिचय कर लिया था। अब हम करेंगे राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचारों को 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। 5 प्रकार के विचार थे जो राजा राम मोहन रॉय ने राजनीति के रूप में दिए हैं। तो उनके राजनीतिक विचार 5 प्रकार के हैं, जिसमें से हमने पहला कर लिया था व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता ये हमने कर लिया था। आज हम दूसरा करेंगे प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राजा राम मोहन रॉय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करने के लिए और अपने प्रयासों के लिए सर्वप्रथम माने जाते हैं। राजा राम मोहन रॉय वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की थी, जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय प्रयास किए थे। पहले व्यक्ति थे राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में सबसे पहले प्रयास किए थे। 1823 में राजा राम मोहन रॉय ने द्वारकानाथ ठाकुर, किन के साथ मिलकर, द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी तथा प्रसन्न कुमार टैगोर और चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भेजी। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भेजी। एक लाइन का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए याचिका कब भेजी गई? 1823 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के साथ द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भेजी गई प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। यह याचिका अस्वीकृत कर दी गई। अस्वीकृत कर दी गई, जिसके विरोध में सम्राट के समक्ष अपील की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने तो याचिका को अस्वीकृत कर दिया, तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया? सम्राट के समक्ष इस जो याचिका थी सम्राट के समक्ष अपील की गई। इस याचिका के लिए अपील की गई। उन्होंने सम्राट से आग्रह किया। क्या आग्रह किया सम्राट से? राजा राम मोहन रॉय ने सम्राट से आग्रह किया कि प्रेस की स्वतंत्रता से इस कारण आशंकित या डरे नहीं कि इससे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध का भाव विकसित होगा। इससे भारत में क्या होगा? ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध का भाव विकसित होगा। परंतु उन्होंने ये कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता से ब्रिटिश सरकार भारत में जो काम कर रही है उसके बारे में जनता को जानने में सहायता मिलेगी। केवल इस बात से आशंकित ना हो, इस बात से डरे नहीं कि यदि प्रेस को स्वतंत्र कर दिया गया, यदि प्रेस की स्वतंत्रता हो गई तो वह ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपने विचार प्रस्तुत करेगी जनता के बीच में। परंतु उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध का भाव विकसित होने में सहायता मिलेगी। ऐसा नहीं सोचें, ऐसा डरे नहीं कि इससे सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता ने विश्व के किसी भी भाग में क्रांति को जन्म नहीं दिया है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसने पूरे विश्व में कहीं भी क्रांति को जन्म नहीं दिया है। ना ही प्रेस की स्वतंत्रता से क्रांतियाँ हुई हैं। क्रांतियाँ तो तभी हुई हैं जबकि निरंकुश शासन ने जनता को अज्ञान के अंधकार में रखा है।
क्रांतियाँ प्रेस की स्वतंत्रता से नहीं हुई। क्रांतियाँ किससे हुई? क्रांतियाँ जब हुई जबकि निरंकुश शासन ने जनता को अंधकार में रखा है, जनता को शासन के विरुद्ध अंधकार में रखा है, जनता को निरंकुश शासन ने अंधकार में रखा है, अज्ञान के अंधकार में रखा है। उनका मत था कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जनता को शासन के विरुद्ध होने वाली शिकायतों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, शासन के प्रति शिकायतों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा यदि प्रेस स्वतंत्र होती है तो। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता से जनता में जो असंतोष है उसकी समाप्ति होगी और इस प्रकार शासन के समर्थन का आधार बन जाएगी। प्रेस को यदि स्वतंत्र किया जाता है तो क्या होगा? जनता में जो असंतोष है उसको वो समाप्त करेगी और शासन के समर्थन का आधार बन जाएगी। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक है। प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति राजा राम मोहन रॉय का आग्रह समाचार पत्रों की शक्ति के दायित्वहीन उपयोग का समर्थन नहीं था। समाचार पत्रों के दायित्वहीन उपयोग का समर्थन नहीं था। जो समाचार पत्र अपना दायित्व नहीं निभाएंगे उसमें वह समर्थन नहीं करते थे। वे जहाँ वे राजा राम मोहन रॉय शासन द्वारा प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध थे, जहाँ राजा राम मोहन रॉय प्रेस पर लगाए प्रतिबंधों के विरुद्ध थे, वहीं समाचार पत्रों से ये अपेक्षा करते थे, उन्होंने समाचार पत्रों से अपेक्षा की थी कि वह सरकार पर अनावश्यक दबाव उत्पन्न ना करें, सरकार पर अनावश्यक दबाव उत्पन्न ना करें तथा जनता को समाचार के द्वारा सरकार के विरुद्ध भड़काने का प्रयास नहीं करें। समाचारों के द्वारा जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काने का प्रयास नहीं करें, ये उन्होंने समाचार पत्रों या प्रेस से अपेक्षा की थी। राजा राम मोहन रॉय ने इस कार्य के लिए एक निष्पक्ष मार्ग निर्देशक का कार्य किया था, एक निष्पक्ष मार्गदर्शक का कार्य किया था, जिससे कि वह सरकार को जनमत के प्रति सजग रखने और समाज में जागृति उत्पन्न करने का माध्यम बन गई। ऐसी प्रेस, इन्होंने कहा था कि एक निष्पक्ष मार्ग है प्रेस जो कि समाज में जागृति उत्पन्न करने का काम करेगी, सरकार को जनमत के प्रति सजग करेगी और समाज में जागृति उत्पन्न करने का कार्य करेगी। तो ये था दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राजा राम मोहन रॉय ने प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया था, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समर्थन किया था। वो ये कहते थे कि यदि प्रेस को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, 1823 में उन्होंने अपील भी की थी सर्वोच्च न्यायालय में, जो कि खारिज हो गई। उसके बाद उन्होंने सम्राट के विरुद्ध अपील की थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर यदि प्रेस को स्वतंत्र किया जाता है तो सरकार के विरुद्ध नहीं होगी, बल्कि सरकार के जो अच्छे कार्य वो जनता के सामने रखेगी। उन्होंने प्रेस से भी अपेक्षा की थी कि सरकार के विरुद्ध कोई कार्य ना करे, बल्कि एक ऐसा मार्ग लाए जिसमें सरकार और जनता के बीच में जागृति उत्पन्न हो सके, सरकार के जो कार्य वो जनता के सामने लाए और जनता में भी जागृति उत्पन्न करने का कार्य करे। ये था दूसरा पॉइंट, सेकंड बिंदु, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा था न्यायिक सुधार। राजा राम मोहन रॉय भारत में न्यायिक व्यवस्था के सुधारों के प्रति सजग थे। न्यायिक व्यवस्था में जो सुधार है उसके प्रति राजा राम मोहन रॉय सजग थे। वे न्यायिक व्यवस्था को ऐसा स्वरूप प्रदान करना चाहते थे, न्यायिक व्यवस्था जो है उसको ऐसा स्वरूप प्रदान करना चाहते थे कि आम जनता को सुविधापूर्वक और अति शीघ्र न्याय मिल सके,
ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते थे। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के भी वे समर्थक थे। वे कहते थे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक कर देना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए। पृथक्करण के भी समर्थक थे। न्यायिक व्यवस्था को भारत की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप, भारत की जो जनता है उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए उन्होंने ये उचित माना था। जनता के न्यायिक व्यवस्था को भारत की जनता की आवश्यकता के अनुरूप ढालने के लिए उन्होंने ये उचित माना था कि विधि संहिता का निर्माण भारतीय सामाजिक और आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रख के किया जाए। विधि संहिता जो है, ब्रिटिश सरकार द्वारा विधि संहिता का जो निर्माण किया जाए वो भारतीय सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखकर किया जाए, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखकर किया जाए, देखकर किया जाए। जब 1833 में ब्रिटिश संसद चार्टर अधिनियम पर विचार कर रही थी, तब वह हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के सामने उपस्थित हुए तथा भारत में न्यायिक व्यवस्था के सुधार की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। न्याय व्यवस्था की जो सुधार की आवश्यकता थी उसको प्रतिपादित किया। भारत में न्यायिक सुधारों के प्रति उनके दृष्टिकोण के दो महत्वपूर्ण पहलू थे। उनके जो दृष्टिकोण था उसके दो महत्वपूर्ण पहलू थे। पहला, वे न्यायालयों में जूरी प्रणाली आरंभ करने के पक्ष में थे। न्यायालयों में जूरी प्रणाली आरंभ करने के पक्ष में थे। उनका मत था कि भारत में न्याय की पंचायत प्रणाली जूरी व्यवस्था में समानता रखती है। भारत में जो पंचायत प्रणाली है वे जूरी प्रथा जो है या जूरी व्यवस्था जो है उसमें समानता रखती है। उनका सुझाव था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा अपने कार्यों से अवकाश प्राप्त हो चुके वकीलों व समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जूरी का सदस्य बनाया जा सकता है। जूरी का सदस्य बनाया जा सकता। दो महत्वपूर्ण पक्ष। पहला पक्ष क्या है? जूरी प्रथा को लागू करने के पक्ष में थे। जूरी प्रणाली आरंभ करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा जिस प्रकार पंचायत प्रणाली है उसी प्रकार जूरी प्रणाली में और पंचायत प्रणाली में समानता है। वह कहते थे कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश या अपने कार्यों से अवकाश प्राप्त कर चुके वकील या फिर समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जूरी का सदस्य बनाया जाना चाहिए। जूरी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जूरी प्रणाली लागू की जानी चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण आता है राजा राम मोहन रॉय के अनुसार भारत में जनता को न्याय की प्राप्ति के मार्ग में एक प्रमुख बाधा थी कि न्यायिक अधिकारियों और जनता के मध्य सुविधापूर्वक संवाद करने के लिए कोई एक भाषा नहीं थी। जनता के मध्य और किसके? न्यायिक अधिकारियों और जनता के मध्य कोई एक ऐसी भाषा नहीं थी जो सुविधापूर्वक बोली जा सके। सुविधापूर्वक भाषा कोई एक भाषा नहीं थी। वह जनता द्वारा न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से ये उचित मानते थे कि न्याय कार्य ऐसी भाषा में किया जाए, ऐसी भाषा में करना चाहिए जो कि न्यायिक अधिकारियों और जनता दोनों ही बोल सकें। ऐसी भाषा में होना चाहिए जो न्यायिक अधिकारी और जनता दोनों ही बोल सके और दोनों को ही समझ में आ सके, दोनों के द्वारा बोली जा सके और दोनों को ही समझ में आ सके। उन्होंने इस और ध्यान दिलाया कि भारत में ऐसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का भी अभाव था जिससे न्यायालय के निर्णय प्रकाशित किए जा सके। ऐसी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का भी अभाव था जिसमें न्यायालय के जो निर्णय हैं उनको प्रकाशित किया जा सके। इस कारण जनता तथा वकील विशिष्ट प्रश्नों पर न्यायालय द्वारा पहले व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अपरिचित रहते थे। इसलिए क्योंकि प्रकाशित नहीं होते थे
निर्णय जो थे वो प्रकाशित नहीं होते थे, इसलिए इस कारण जनता और वकील दोनों ही विशिष्ट प्रश्नों पर न्यायालय द्वारा पहले से व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अपरिचित रहते थे और वे न्यायिक निर्णयों के लाभों को भविष्य में होने वाले मुकदमों में उठा पाने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो पाते थे। आगे आने वाले मुकदमों में वो समर्थ नहीं हो पाते थे कि वे उन मुद्दों को या उन मुकदमों को उठा सकें। इसलिए राजा राम मोहन राय ने दो दृष्टिकोण दिए थे। पहला दृष्टिकोण क्या था? जूरी प्रणाली का आरंभ किया जाए। जूरी प्रणाली पंचायत प्रणाली के समान थी। जूरी प्रणाली यदि लागू की जाती है और जूरी प्रणाली में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त हो चुके, अपने कार्यों से अवकाश प्राप्त कर चुके वकील तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जूरी का सदस्य बनाया जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? भारत की जनता के मार्ग में प्रमुख बाधा ये थी, भारत की जनता और न्याय की प्रक्रिया के मार्ग में प्रमुख बाधा ये थी कि कोई भी एक भाषा नहीं थी, एक ऐसी भाषा जो दोनों के समझ में आ सके, जो दोनों के द्वारा बोली जा सके, जो न्यायिक अधिकारी और जनता दोनों ही बोल सकें और दोनों ही समझ सकें, ऐसी भाषा नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं का अभाव है। ऐसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं का अभाव है जिसमें न्यायालय के निर्णयों को प्रकाशित किया जा सके। यदि न्यायालय के निर्णय प्रकाशित होते हैं तो जनता और वकील दोनों ही न्यायालयों में पहले से व्यक्त किए गए जो निर्णय हैं उनको जान सकेंगे। लेकिन क्योंकि समाचार पत्र और पत्रिकाओं का अभाव है, इसलिए वो निर्णय जो पहले से लिए गए उनके समक्ष अपरिचित रहते हैं, जनता भी और वकील भी, और न्यायिक निर्णय के लाभों को भविष्य में होने वाले मुकदमों में उठा पाने के लिए समर्थ नहीं होते। आगे आने वाले जो मुकदमे उसमें उठा पाने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। ये था न्यायिक सुधार। तीसरा पॉइंट राजनीतिक विचारों का। चौथा पॉइंट आता है प्रशासन व राजस्व प्रणाली। कल करेंगे।